नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी। तो आप सभी जुड़ चुके हैं मेरे साथ रविंद्र सिंह के साथ। आज वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे आर्थिक प्रणाली में जो तीसरा टाइप था। तो इसके पहले हमने आपको 2 लेक्चर यहाँ पर पढ़ा दिए हैं, जिसमें हमने आपको कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी और सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी 2 यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और आज वाले लेक्चर में हम बात करेंगे मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो जिन बच्चों ने इसके पहले वाले लेक्चर यदि नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लें। हमारे एप्लीकेशन पर, रविन एकेडमी के एप्लीकेशन पर सारे लेक्चर उपलब्ध होंगे। आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और सारे ऑनलाइन कोर्सेस आपको हमारे वहाँ पर उपलब्ध होंगे। जो लेक्चर आपके छूट गए वो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और अगर ऑनलाइन क्लास से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डाल सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सारा कुछ सजेस्ट कर देगी। ओके, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे आपको बताया था हमने, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरी हमने आपको बताई थी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था तीसरी आज हम लोग ये वाली पढ़ने हैं, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। और ये 2 हम आपको बता चुके हैं। तो जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी देश है, उसकी जो केंद्रीय आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान इन्हीं 3 व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाता है और इसी को हम इकोनॉमिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो कोई कंट्री पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से उन समस्याओं का समाधान करता है, तो कोई समाजवादी अर्थव्यवस्था से उन समस्याओं का समाधान करता है, तो कोई मिक्स्ड इकोनॉमी से उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था सभी का क्लियर होगा। वही बच्चे इस क्लास को समझ पाएंगे जिन्होंने वो दोनों लेक्चर देखे होंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही अनुसरण किया गया है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के फीचर्स को डाल दिया जाता है। ना तो वो पूर्णतया पूंजीवादी होती है और ना ही वो पूर्णतया समाजवादी होती है। अब इसका कितना परसेंट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होगा, कितना परसेंट समाजवादी अर्थव्यवस्था का इसमें होगा, ऐसा कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है। वो हम लोग देख सकते हैं, उसको समझेंगे। अब तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो क्या करती है, वो प्राइवेट सेक्टर को पूरा छूट देती है और गवर्नमेंट सेक्टर का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमिक सेक्टर में नहीं होता है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम गवर्नमेंट का होता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर को कोई छूट नहीं होती है, कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पर केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही काम करता है। तो ये एक सेक्टर को इग्नोर कर देगा, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो चाहे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, हम दोनों सेक्टर के कंपोनेंट्स को ले लेते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था तब फॉलो की जाती है जब हमारे देश में या किसी कंट्री में कुछ ऐसी समस्याएं हों जिनका समाधान पूंजीवादी और समाजवादी से ना हो। इतनी तो बात तय है। तो जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपको अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो आज की डेट में तो खैर कोई ऐसा पूर्णतया नहीं है, लेकिन पूर्व सोवियत संघ ने ये व्यवस्था फॉलो की थी। और यहाँ पर उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का ही स्वामित्व होता है। वहाँ कोई निजी संपत्ति नहीं होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है, क्या वजह है ना? कोई तो कारण रहा होगा, कोई तो वजह रही होगी। उसने क्यों नहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया, क्यों नहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया? तो देखो, इसकी थोड़ी सी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो भारतीय लोकतंत्र में
पूर्णतया पूंजीवादी संभव नहीं है और पूर्णतया समाजवादी संभव नहीं है। आखिर वजह क्या है, क्यों? अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। तो अगर हम लोग अपने भारत की स्थितियाँ देखें तो यहाँ पर भूमि तथा अन्य संपत्तियों पर स्वामित्व के चलन को बदला नहीं जा सकता था। भारत में भूमि तथा अन्य संपत्तियों के स्वामित्व, लैंडलॉर्डशिप, ऑनरशिप, स्वामित्व के चलन को बदला नहीं जा सकता था, को बदला नहीं जा सकता था। क्यों? क्या चलन था भारत में जो इसको हम बदल नहीं सकते थे? तो थोड़ा सा अगर हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें इंडिया की, तो भारत में जमींदारी सिस्टम था। जब हम लोग कॉलोनी थे, उपनिवेश थे ब्रिटिशर्स के, तो यहाँ पर कॉलोनी थे हम उसके, और उन लोगों ने यहाँ जमींदारी सिस्टम लागू किया था। और जमींदारी सिस्टम में जो ज़्यादातर लैंड थी वो जमींदारों को दे दी गई थी। तो जमींदार जो थे उस लैंड पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने लगे, और अगर उनकी ज़मीन छीन के बांटी जाएगी सभी के मतलब सभी वर्ग को, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और ये पावरफुल वर्ग था भारत का, तो इसको इतनी जल्दी हटाना संभव नहीं था। इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था यहाँ लाना संभव नहीं था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि भारत में बहुत सारा जो लोग हैं वो गरीब था, आज भी है। तो जहाँ पर मैक्सिमम समाज के वर्ग के लोग गरीब हों, वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी पूर्णतया ला ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि गरीबों के कल्याण के लिए प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करेगी। तो कंप्लीटली पूंजीवादी भी नहीं ला सकते और कंप्लीटली समाजवादी भी नहीं ला सकते हैं। तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया और कहा कि इस पर विचार करते हैं, और कहा कि क्यों ना हम दोनों को फॉलो कर लें, दोनों के कंपोनेंट को फॉलो कर लें। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड ग्रोथ को प्रमोट करेगी, और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करेगी। तो सामाजिक कल्याण भी होगा और देश का ग्रोथ भी होगा, दोनों चीज़ें। अगर हम पूर्णतः समाजवादी लागू कर देते तो फिर ग्रोथ धीमे हो जाता, और भारत को ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो बार बार ग्रोथ बोल रहे हैं, तो इसके बाद हम यही चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम आपको यही चैप्टर पढ़ाएंगे, ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ये क्या होता है, और समावेशी विकास क्या होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। आज हम इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर दें। और एक चीज़ बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर हम बार बार आपको याद दिलाते हैं, हम आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स होती है उसके क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछे जाते। यूपीएससी एक ट्रेडिशनल एग्जाम नहीं है, ये एडवांस चीज़ें पूछता है, एडवांस। तो हम आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें पढ़ाएंगे जो यूपीएससी में पूछी जाती हैं, चाहे वो प्रीलिम का हो चाहे मेंस का हो। हालांकि ये जो क्लास है हमारा मुख्यतः प्रीलिम का क्लास है, और इसमें आपके मेंस के कॉन्सेप्ट कुछ कुछ क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मेंस का क्लास अलग होता है, ये प्रीलिम का है। ठीक है, तो दिमाग रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि बेसिक इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछता है, वो इकोनॉमी से पूछता है। तो जितना, और आपको सबसे पहले प्री और मेंस का सिलेबस भी पता होना चाहिए, और सिलेबस का विश्लेषण भी आपको पता होना चाहिए कि अगर सिलेबस में एक लाइन लिखी है तो उसका मतलब क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक उसके अंदर इंक्लूड है। तो उस पर भी चर्चा हम कभी करेंगे, या वो आपको हम अपने एप्लीकेशन पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई कि भारत में इसको क्यों अपनाया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो प्रतिपादन था
वो जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर्मुलेटेड बाय जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड, ये एक अर्थशास्त्री थे, इनका नाम याद रखिएगा, कीन्स के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर्मुलेटेड बाय जॉन मेनार्ड कीन्स, ये बात आप याद रखिएगा। और इस मिक्स्ड इकोनॉमी में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोनों के कंपोनेंट इसमें शामिल होते हैं। क्लियर। मिश्रित आर्थिक प्रणाली भी 3 प्रकार की हो सकती है। तो ये जो मिश्रित आर्थिक प्रणाली है ये भी 3 प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 3 प्रकार की हो सकती है। एक बाजार, ये कह सकते हैं बाजार मिश्रित प्रणाली, बाजार मिश्रित प्रणाली। सेकेंड, नियोजित मिश्रित प्रणाली, प्लान्ड, नियोजित मिश्रित प्रणाली, प्लान्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम। और नेक्स्ट, बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित प्रणाली, बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित प्रणाली, नियोजित मिश्रित प्रणाली। इसको हम लोग उदारवादी यानी लिबरलाइज सिस्टम भी कहते हैं, उदारवादी, या इसको लिबरलाइज्ड सिस्टम भी कहते हैं, उदारवादी। तो भारत में मिश्रित प्रणाली फॉलो की गई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की गई। लेकिन अगर आपसे प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ दे, ये तीनों ऑप्शन दे दे, ये तीनों ऑप्शन दे दे क्वेश्चन में कि किस टाइप की मिश्रित प्रणाली भारत में फॉलो की गई है, तो आज की डेट में अगर हम लोग बात करें 1991 के बाद से, तो हम इस पर आज कंसंट्रेट कर रहे हैं, यानी लिबरलाइज्ड सिस्टम को हम लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं इंडिया में। उससे मोटे तौर पर अगर बोले तो मिश्रित आर्थिक प्रणाली। तो अब इसके क्या फीचर हैं ये हमें जानने हैं, तो इसके फीचर अच्छे से समझें, इसलिए हमें इन दोनों के फीचर्स भी समझने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा इनके फीचर्स की बात हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रीलिम में भी क्वेश्चन बनेगा, मेंस में क्वेश्चन बनता है जरूर यहाँ से, और आगे इकोनॉमी को समझने के लिए ये हमें जानना जरूरी है। क्लियर। तो चलिए इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमी हम कोई किताब की भाषा में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम यूपीएससी की क्या डिमांड है उसको हम पढ़ रहे हैं, और मैं अपने अकॉर्डिंग मेरे स्टाइल में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई किताब वगैरह यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि किताबों से आप कुछ बेसिक तो सीख सकते हैं, बस यूपीएससी जो है वो किताबों की सीमा में नहीं है, वो किताबों की सीमा से बाहर है। शुरू में स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या, उसका सिलेबस ही नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे सब कोई करता है, ऐसे हमने भी गलतियाँ की थी, लेकिन चीज़ें अनुभव के साथ साथ चीज़ें पता चल जाती है, तो वो जो अनुभव है उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बाजार मिश्रित प्रणाली के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, सैलिएंट फीचर्स है ना। बाजार मिश्रित प्रणाली की विशेषताएं, तो कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, समझा देता हूँ आपको, कुछ बुलेट पॉइंट यहाँ पर मैं देता हूँ। यहाँ पर बाजार तंत्र की प्रधानता रहती है, पहला, बाजार तंत्र की प्रधानता रहती है। तो चूंकि हम लोग बाजार मिश्रित प्रणाली की बात कर रहे हैं ना,
तो यहाँ पर बाजार तंत्र की प्रधानता रहती है, यानी बाजार तंत्र में क्या होता है, डिमांड सप्लाई है ना, उसके अकॉर्डिंग कीमतों का निर्धारण होता है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है। दूसरा, संसाधनों का बंटवारा बाजार में प्रचलित मांग एवं आपूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। ये ध्यान से सुनिएगा, संसाधनों का बंटवारा बाजार की शक्तियों बाजार की शक्तियां क्या है, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा निर्धारित होता है। क्लियर। संसाधनों का बंटवारा बाजार की शक्तियां, यानी बाजार की जो प्रचलित शक्तियां हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उनके द्वारा निर्धारित होता है। कहने का मतलब ये है कि किस चीज का उत्पादन करना है, किस चीज के उत्पादन में हमें रिसोर्सेज ज़्यादा लगाने हैं, वो कौन डिसाइड करेगा, बाजार की शक्तियां यानी डिमांड एंड सप्लाई। कहने का मतलब ये, जिस चीज़ की बाजार में ज़्यादा डिमांड है उसी चीज़ का उत्पादन हमें ज़्यादा करना है, और उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में संसाधन हमें ज़्यादा लगाने हैं। ये बाजार मिश्रित प्रणाली में अगला फीचर जो है वो ये था। ठीक है। हम या ये भी कह सकते हैं कि इसकी डिमांड होगी, उसी को उत्पादन करेंगे, तो उसी में संसाधन हम ज़्यादा लगाएंगे, तो तभी हमें लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ भी लाभ का फैक्टर प्रोमिनेंट है। ठीक है। यानी यहाँ पर लाभ को ध्यान में रखकर संसाधनों का बंटवारा किया जाता है। अब यहाँ पर फिर राज्य की क्या भूमिका, मिश्रित प्रणाली तो है, अभी तक तो आपको यहाँ पर पूंजीवादी प्रणाली ही दिख रही होगी। अब अगला जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं वो मिश्रित प्रणाली, यानी वो समाजवादी प्रणाली का यहाँ पर दिखेगा। यानी समाजवादी प्रणाली के फीचर कम दिखेंगे, यहाँ पर बाजार वाले ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि क्या है, बाजार मिश्रित है, तो बाजार वाले जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा यहाँ पर दिखेंगे। तो अगला जो कंपोनेंट है, इसका अगला जो फीचर है हम कह सकते हैं वो है राज्य की भूमिका। यानी यहाँ पर राज्य का रोल होता है, यानी सरकार का रोल होता है। तो अगला, राज्य की भूमिका यहाँ पर होती है। जबकि केवल बाजार प्रणाली में अगर हम बात करें तो वहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं होता है, स्टेट यानी राज्य का कोई रोल नहीं होता है ना, आर्थिक क्रियाओं में। लेकिन चूंकि ये मिश्रित प्रणाली है तो यहाँ पर राज्य का रोल भी होगा, यानी सरकार का भी रोल होगा। तो राज्य का रोल यहाँ पर कैसा होगा, तो राज्य की भूमिका एक कल्याणकारी राज्य के रूप में होती है। भूमिका एक कल्याणकारी राज्य के रूप में होती है। अब यहां पर ध्यान से समझना क्या मतलब है इसका। इतना तो है कि इन आर्थिक क्रियाओं में बहुत सक्रिय भूमिका राज्य की नहीं है, बहुत एक्टिव रोल नहीं है राज्य का। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि वो न्यूट्रल हो राज्य। अगर बाजार सिस्टम पढ़ रहे होते केवल तो राज्य न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पर राज्य न्यूट्रल नहीं है, ध्यान से समझना। अब जैसे मान लो कि कोई प्राइवेट सेक्टर है, वो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा। तो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है और ज़्यादातर वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम कर रहा है, और इस चक्कर में जो गरीब वर्ग है उसका ध्यान नहीं दे पा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर वैसे भी नहीं देगा, तो ऐसी स्थिति में गरीबों का कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो अमीरों के लिए उत्पादन करेगा। तो ऐसी स्थिति में जहां पर गरीब इग्नोर होने लगेंगे या समाज का जो पिछड़ा वर्ग है वो इग्नोर होने लगेगा, बस वहां पर राज्य अपने हाथ में बागडोर पकड़ लेगा और कल्याणकारी कार्य करना शुरू कर देगा। यानी राज्य भी कुछ वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू कर देगा जिससे उस वर्ग को वो वस्तुएं उपलब्ध हो सके जो पिछड़ा वर्ग है।
यानी सभी का कल्याण हो। कल्याण तो सभी का होना चाहिए। तो यहाँ पर बाजार मिश्रित प्रणाली में ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर का ही रोल होता है उत्पादन क्रियाओं में, लेकिन राज्य की भूमिका यहाँ पर न्यूट्रल नहीं है। राज्य भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा और उसका पर्पज होगा कल्याण करना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी राज्य एकदम नज़र लगा के खड़ा हुआ है कि ठीक है, आपको हमने इन्वॉल्व किया है आर्थिक क्रियाओं में, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है आप उत्पादन करिए, लेकिन राज्य ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बैठा है, देख रहा है नज़र रखे हुए कि अगर कुछ वर्गों का कल्याण नहीं हो पा रहा है तो तुरंत राज्य वहाँ पर अपना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट शुरू कर देगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बाजार का रोल थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। अब हम लोग इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था में दूसरा जो आपको बताया था नियोजित मिश्रित प्रणाली, उस पर हम लोग बात करते हैं। नियोजित मिश्रित प्रणाली, चलो ध्यान से देखो। नियोजित मिश्रित प्रणाली, प्लान्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यहां पर नियोजित शब्द आ गया और मिश्रित भी है। तो मिश्रित है, इसका मतलब है कि पूंजीवादी और समाजवादी उसके कंपोनेंट तो इसमें होंगे ही होंगे। पूंजीवादी यानी पूंजीवादी मतलब बाजार, और दूसरी समाजवादी, ये दोनों कंपोनेंट होंगे, दोनों के कंपोनेंट होंगे। लेकिन अब की बार इसमें इसके कंपोनेंट ज़्यादा रहेंगे, समाजवादी के कंपोनेंट ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है नियोजित। तो नियोजन कौन करता है? सरकार। प्लानिंग कौन करता है? तो इसका मतलब है कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी प्लानिंग करेगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। कैसा? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और ये प्लानिंग वगैरह करेगी और फिर उस पर पूंजीवादी यानी क्या कह सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ज़्यादा होगा। चलिए इसके फीचर्स हम लोग समझते हैं कुछ, है ना। इसके इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर समझ लेते हैं। तो राज्य की भूमिका यहाँ पर प्रमुख होगी। इतना बस समझ में आ गया ना। क्यों नियोजित है ना, इसका मतलब समाजवादी जो कंपोनेंट होंगे वो ज़्यादा होंगे, कंपोनेंट्स की भूमिका ज़्यादा होगी, की भूमिका अधिक होगी। क्लियर? इसका मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी इन्वॉल्व होगी। इतनी बात आप समझ रहे हैं। तो यहां पर पहला फीचर राज्य की भूमिका प्रमुख होगी। पहला फीचर राज्य की भूमिका प्रमुख होगी। प्रोमिनेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट, प्रमुख होगी। प्राइवेट सेक्टर भी होगा, बाजार भी होगा, बाजार की शक्तियां भी काम करेगी, बट यहां पर ज्यादा कंपोनेंट किसके होंगे? समाजवादी के। यानी राज्य का रोल यहां पर ज्यादा होगा, प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत लिमिटेड होगा। ओके, तो बाजार तंत्र सहायक के रूप में होता है यहां पर, है ना। बाजार तंत्र, जब हम बाजार तंत्र की बात करें तो डिमांड सप्लाई, प्राइवेट सेक्टर, बाजार तंत्र सहायक के रूप में काम करेगा, कार्य करेगा। यानी मेन रोल गवर्नमेंट सेक्टर का है और कहीं कहीं पर प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिया जाएगा। ये मतलब है। और इसके पहले वाली जो बाजार वाली मैंने आपको बताई थी, बाजार मिश्रित प्रणाली, उसमें बाजार फैक्टर का रोल, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का रोल ज़्यादा था, राज्य का भूमिका कम था। क्लियर? ये बात ध्यान रखना। तो ये पहला फीचर। तो मतलब बाजार व्यवस्था के साथ नियोजित प्रणाली यहाँ पर क्रियाशील रहेगी। बाजार व्यवस्था भी है और नियोजित प्रणाली यहाँ पर, यानी प्लान्ड सिस्टम, यानी प्लानिंग होगी किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट सेक्टर ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा यहाँ पर। क्लियर? तो जैसे मान लो कोई एक ऐसी कोई संस्था होगी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी जो प्लानिंग करेगा, योजना बनाएगा। जैसे भारत की अगर आप बात कर लें, जैसे प्लानिंग कमीशन टाइप कोई अथॉरिटी होगी, यानी योजना आयोग। आप तो योजना आयोग है नहीं इंडिया में, अब नीति आयोग हो गया।
लेकिन हम योजना आयोग का यहाँ पर नाम देके समझा रहे हैं। तो योजना आयोग जैसी अथॉरिटी होगी तो ये जो योजना आयोग जैसी सरकारी अथॉरिटी होगी, गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, ये प्लानिंग करेगी और उस प्लानिंग के आधार पर प्राइवेट सेक्टर को कहा जाएगा कि अब आप इसमें काम कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। खुली छूट नहीं होगी प्राइवेट सेक्टर को। क्लियर है ना? इतनी बात आप समझिए। तो ये लक्ष्य निर्धारित करेगा, ये क्या करेगा? योजना आयोग जैसी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी ये लक्ष्य निर्धारित करेगा, लक्ष्य निर्धारित करेगा। टारगेट फिक्स कर दिए कि ये करना है, ठीक है। और जिसे प्राप्त करने के लिए निजी और सार्वजनिक उद्यम के बीच एक समन्वय स्थापित होगा। इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्हें प्राप्त करने के लिए दोनों मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में समन्वय होगा, यानी दोनों मिलकर उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो अब यहां पर ध्यान से समझो, लक्ष्य निर्धारित किसने किए? गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, यानी गवर्नमेंट के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब कहते हैं कि इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हम और आप, यानी सरकार और प्राइवेट दोनों मिल के काम करेगी। क्लियर? अर्थात सामाजिक लाभ की दृष्टि से राज्य द्वारा निजी क्षेत्र की कार्यप्रणाली नियमित होगी। तो जानते हो यहां पर चूंकि सरकार ने लक्ष्य बनाए हैं और सरकार का टारगेट क्या होता है? सामाजिक कल्याण। तो ये जो लक्ष्य यहां पर बनेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये लक्ष्य कैसे होंगे? ये सामाजिक कल्याण से जुड़े होंगे, सामाजिक कल्याण के लक्ष्य होंगे। और इन सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे। इसका मतलब यहाँ लाभ का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ सरकार इन्वॉल्व हो गई वो लाभ के लिए काम नहीं करेगी, वो किसके लिए काम करेगी? समाज कल्याण के लिए। तो अब प्राइवेट सेक्टर को यहाँ छूट तो मिलेगी, थोड़ा थोड़ा लाभ कमाओ लेकिन कल्याण ज़्यादा करो, थोड़ा थोड़ा लाभ कमाओ लेकिन कल्याण ज़्यादा करो। ठीक है, ये जो मैंने बोला है सब इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये हो गई नियोजित मिश्रित प्रणाली। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही माइन्यूट बातें हैं, माइन्यूट डिफरेंस है, लोग यहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं, है ना, लोग इनको छोड़ देते हैं। और जब तक ये हमें नहीं पता होगा तो आगे की इकोनॉमी हम समझ नहीं पाएंगे। जो प्रीलिम के क्वेश्चन बनेंगे, यूपीएससी में मेंस के क्वेश्चन बनेंगे, उसके टर्म्स इतने टफ होते हैं, हम उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कह क्या रहा है हमें पता ही नहीं होता है, और इस वजह से हम क्वेश्चन गलत कराते हैं। और अगर हमें ये चीज़ें क्लियर हो तो हमारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाएंगे, क्योंकि हम टर्म पकड़ लेंगे। तो हमें टर्म्स में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पढ़ना बहुत ज़्यादा नहीं है, इकोनॉमी जो यूपीएससी के लिए पढ़नी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है। इसमें कुछ बेसिक समझ अगर आपके अंदर है, उसको करंट से आपने उसको कोरिलेट कर लिया तो आप बहुत आसानी से इसे कर पाओगे। क्लियर? तो चलिए इसको मैं रब करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए, या ऐसे ही आप नोट्स बना लीजिए। इसमें कोई बहुत लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाने हैं। देखो इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा 150 शब्द लिखने के लिए आएगा। अब 150 शब्द में उसने मान लीजिए लिख दिया कि भारत ने, क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, इसकी वजह क्या थी। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिया तो 150 शब्दों में लिखना कितना है? जरा सा इंट्रोडक्शन दोगे, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाओगे और 4-5 पॉइंट लिखोगे, आपका आंसर हो गया, 150 शब्द खत्म। तो इसका मतलब है कि 150 शब्द लिखना कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हमें यूपीएससी की क्या डिमांड है? हमें यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, बस हमें इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और जो लोग मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे वो नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर बेसिक समझ है और करंट से आप जोड़ पाते हो तो आप इसे कर लोगे। अभी हम आपको बताएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको डिस्कस करेंगे। मेंस के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीलिम वाले भी करेंगे। तो आपका इकोनॉमी से डर भाग जाएगा। क्लियर? या आपका भ्रम टूट जाएगा कि आप पढ़ते क्या है इकोनॉमी में। चलो
तो अगला जो इसका तीसरा टाइप है जिसको हम बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित प्रणाली कहते हैं, बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित प्रणाली। इसको हम और भी क्या कहते हैं, उदारवादी लिबरलाइज्ड सिस्टम भी कहते हैं, अथवा इसको उदारवादी। अब यहां पर देखो ये क्या है, ये थोड़ा अलगी टाइप का है। ये जो तीसरा है मिश्रित प्रणाली का, तीसरा टाइप से बाजार की प्रधानता है, दिख रहा है, और यहां पर नियोजित भी है, यानी प्लानिंग भी है। इस शब्द को तोड़ दो, और मिश्रित तो है ही, तीन शब्द यहां पर यूज हुए। तो मिश्रित है तो इसका मतलब है यहां पर कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमी और सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, यानी बाजार प्रधान और समाजवादी, यानी पूंजीवादी तो है ही, इसके कुछ कंपोनेंट होंगे, और समाजवादी के भी कुछ कंपोनेंट होंगे। बहुत ध्यान समझना, अगर लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तभी आएगा समझ में, नोट्स बनाना। और चूंकि नियोजित है तो इसका मतलब है कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी प्लानिंग करने के लिए, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए यहाँ उपस्थित होगी। इसका मतलब है कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी यहाँ पर इन्वॉल्व है, किसके लिए, फॉर प्लानिंग। प्लानिंग कौन करेगा, लक्ष्य कौन निर्धारित करेगा, गवर्नमेंट निर्धारित करेगी यहाँ भी, ठीक है। बहुत ध्यान, इस फ्लो चार्ट को आपने समझ लिया, ये आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लानिंग होगी, यानी प्लानिंग में क्या होंगे, लक्ष्य, टारगेट निर्धारित किए जाएंगे, लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। कौन करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर। अब कहा जाएगा बाजार प्रधान मतलब यहाँ पर पूंजीवादी यानी प्राइवेट सेक्टर, यानी निजी क्षेत्र। और निजी क्षेत्र के लिए हम उदार भी रहेंगे। कैसे रहेंगे, उदार भी रहेंगे, लिबरल भी रहेंगे। तो इतने सारे टर्म हैं। अब आओ इसको समझते हैं, बहुत ध्यान समझना। इसमें होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना, इसमें होगा क्या, सरकार लक्ष्य निर्धारित करेगी। पहला पॉइंट समझो, सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। तो 2015 से पहले लक्ष्य निर्धारित करता था कौन, योजना आयोग। अब 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान ले लिया नीति आयोग ने। तो वो काम नीति आयोग भी क्या है, एक गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है ना उसमें, ठीक है। तो वो क्या निर्धारित करेगी, लक्ष्य निर्धारित करेगी। क्लियर, और समझो। अब इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होंगे, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। लेकिन अब यहाँ पर प्राइवेट के प्रति हम लिबरल रहेंगे, उदार रहेंगे। देखो समझना, अब यहीं पर समझने वाली बात है। गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये लक्ष्य हैं और आपको हासिल करने हैं। अब लक्ष्य को हासिल करने में गवर्नमेंट कहेगी हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो गवर्नमेंट इसका क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा लक्ष्य हासिल करने में प्राइवेट की क्या की जाएगी, हेल्प की जाएगी। अब दोनों ने ईमानदारी से काम किया। गवर्नमेंट ने हेल्प की जिस चीज की जरूरत है, हमने टारगेट बनाया, गवर्नमेंट ने टारगेट सेट कर दिया। अब प्राइवेट सेक्टर्स का कि ये टारगेट अचीव करने हैं, अब हमें बताओ हम कौन कौन सी सुविधाएं तुम्हें दे दें। हम सुविधाएं दे देंगे और आप टारगेट को अचीव करो, ठीक है। टारगेट अचीव करना है, प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ पर
टारगेट हासिल नहीं हो पाया, टारगेट प्राप्त नहीं हो पाया, प्राप्त नहीं हो पाया, तो प्राइवेट सेक्टर को दंड नहीं दिया जाएगा। कैसे हैं हम? लिबरल हैं, लिबरल हैं, दंड नहीं दिया जाएगा। क्लियर? हो सकता है कि टारगेट 60% अचीव किया हो, 40% अचीव ना हो पाया हो, कोई बात नहीं, दंड नहीं दिया जाएगा, अगले वर्ष उसको हम पूरा करेंगे। तो जैसे हम लोग करते थे भारत में, देखो जैसे कोई 5th ईयर प्लान बनाया, पंचवर्षीय योजना, और पंचवर्षीय योजना में टारगेट फिक्स किए जाते थे कि ये टारगेट हासिल करने हैं, फिर हम लोग मिलकर काम करते थे। लेकिन पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाती थी, टारगेट पूरा नहीं हो पाता था, तो फिर अगली पंचवर्षीय योजना में उसको हासिल करने का प्रयास किया जाता था। तो अगर टारगेट हासिल नहीं हुआ तो इसे दंडित नहीं किया जाएगा, हम लिबरल रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे उसको हासिल करें। तो भारत में यही सिस्टम है। तो भारत में कौन सी प्रणाली को फॉलो किया गया है? बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित प्रणाली। क्लियर? दोनों इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो धीरे धीरे समय के साथ ये व्यवस्था बाजार व्यवस्था की तरफ उन्मुख हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा है। तो इसका अगला फीचर क्या आप लिख सकते हो कि ये व्यवस्था धीरे धीरे बाजार व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ उन्मुख हो जाएगी। आज आप देख भी रहे हो भारत में कि बहुत सारे सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब देख रहे हैं गवर्नमेंट अपना हाथ खींच रही है और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रही है। तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? बाजार प्रधान अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं ना। मिश्रित तो हैं, लेकिन धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ इंडिया में रोना शुरू कर देते हैं कि अब तो सब प्राइवेट हुआ जा रहा है, अब क्या करेंगे। तो समय बदल रहा है और हमारा टारगेट है कि धीरे धीरे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख हो जाएं। लेकिन तब तक नहीं जब तक कि देश में गरीबी बनी हुई है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था 2016 में IAS में, हालांकि वो ऐसे में पूछा गया था निबंध में, कि क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ध्यान सुनना, क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश के समावेशी विकास में, क्या देश में समावेशी विकास कर पाएगी? ऐसा इस टाइप का कोई एक निबंध था UPSC 2016 में। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या देश में समावेशी विकास कर पाएगी या इससे समावेशी विकास संभव है? तो समावेशी विकास क्या है ये भी समझना पड़ेगा, तब हम इसको समझ पाएंगे। तो आपको ये पता चला होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हो सकता है कि समावेशी विकास लाने में दिक्कत हो इंडिया में। क्यों? क्योंकि जब तक गरीब वर्ग है तब तक गरीबों का कल्याण कैसे होगा, और जब तक और गरीब वर्ग रहेगा तब तक तो समावेशी विकास हो पाना भी बड़ा मुश्किल है। और सबको जब लाभ मिल जाएगा तो सब अच्छे हो जाएंगे, तो गरीबी खत्म हो जाएगी और समावेशी विकास हो जाएगा। समावेशी विकास का मतलब होता है विकास की धारा से सभी को जोड़ देना, चाहे वो निम्न तबके का लोग है, गांव में रह रहा है, बिल्कुल गरीब है, उसको भी विकास की धारा में ले आओ, उसको भी सुविधाएं दे दो, तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था गरीबी खत्म करने का एक रास्ता है, या देश के समावेशी विकास के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही संभव है क्या? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था निबंध के रूप में। चलिए खैर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिबरल रहते हैं। क्या रहते हैं? लिबरल, उदार रहते हैं। क्लियर? तो इसको हम लोग निर्देशात्मक नियोजन भी कह सकते हैं, इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक है, सांकेतिक नियोजन। तो निर्देशात्मक नियोजन, इंडिकेटिव प्लानिंग, या इसको हम लोग सांकेतिक नियोजन भी कहते हैं, सांकेतिक नियोजन। तो भारत में किस टाइप का प्लानिंग होता है? इंडिकेटिव, सांकेतिक, इंडिकेटिव प्लानिंग। इसमें क्या होता है? प्लानिंग तो की जाती है, ध्यान समझना, प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग में क्या निर्धारित किए जाते हैं? टारगेट तो फिक्स किए जाते हैं, गोल फिक्स किया जाता है, बट गोल को अचीव करने की बाध्यता नहीं होती है। हाँ, ईमानदारी से प्रयास करेंगे, मिल जाएगा अच्छा है, जितना मिला उतना ठीक है, बाकी आगे फिर उसको हम अचीव करेंगे। मतलब यहाँ पर कि कोई ये नहीं कि अगर नहीं मिला टारगेट तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इंडिकेटिव प्लानिंग यही होता है, ईमानदारी से काम किया जाएगा टारगेट के लिए,
लेकिन अगर नहीं मिला तो यानी टारगेट हासिल करना एकदम बाध्यता नहीं है कि फिर सजा हो जाएगी अगर टारगेट नहीं मिला। क्लियर? ये है, इसी को कहते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, या मान लो आप तैयारी करने जा रहे हैं, आपके गार्जियन ने प्लान बनाया कि हाँ बेटा इस तरीके से तैयारी करना और हम तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे और ईमानदारी से मेहनत करना, टारगेट को हासिल करना है। ठीक है, तो अगर ये कह दिया कि हासिल करना है, अगर नहीं हुआ तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, तो आप टेंशन में आ जाओगे। और ये कह दिया जाए कि ईमानदारी से काम करना, हासिल हो जाएगा, अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचा जाएगा, तो आप शायद ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पर यही जो प्लानिंग है इंडिकेटिव प्लानिंग। हालांकि बहुत ज़्यादा लिबरल होने पे लोग ईमानदारी से काम भी नहीं करते हैं, बहुत बार ये भी देखा गया है, तो थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। तो भारत में इंडिकेटिव प्लानिंग, तो इंडिकेटिव प्लानिंग हमेशा मिश्रित अर्थव्यवस्था में काम करती है। समझ में आ गया? तो भारत में निर्देशात्मक नियोजन प्रणाली के तहत हम बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो किए हैं और 1991 से हम इसी पर फोकस कर रहे हैं। नियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, भारत की अर्थव्यवस्था में 1991 में नए आर्थिक सुधार लाए गए थे। एलपीजी का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ये शुरू किया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो है ना, ये लाए थे। तो तब से हम किस पर फोकस कर रहे हैं? बाजार प्रधान। और हमने कहा कि बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित प्रणाली धीरे धीरे बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित प्रणाली धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख होती है। तो आज के कॉन्सेप्ट में हमने ये सारी बातें आपको सिखाई। तो आज ये 3 लेक्चर हो चुके हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। हमने आपको सिखाया आर्थिक प्रणाली। आज का लेक्चर यही, और कल वाले लेक्चर में हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।